नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नानोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 92 तक मैं बता चुकी हूँ और आज आपको धारा 93, धारा 94 बताऊंगी। ठीक है, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ सबसे पहले आप इससे पहले की वीडियोस देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको आगे की धाराएं समझने में आसानी होगी। अब आइए चलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 93 पे। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 93 क्या कहती है? तो ये प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर जो महाधिवक्ता की जो शक्तियां होती हैं उनके प्रयोग के बारे में इस धारा में बताया गया है। इस धारा में यह बताया गया है कि जो महाधिवक्ता होता है उसको धारा 91, धारा 92 द्वारा जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उसके प्रयोग से प्रेसिडेंट की नगरों के बाहर जो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के द्वारा जो कलेक्टर होते हैं या फिर कोई अन्य अधिकारी होता है वह भी कर सकता है। उसको राज्य सरकार इस बात के लिए नियुक्ति करता है क्या कि जो है राज्य सरकार जो है वह इस प्रकार के कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और उनको धारा 91 और धारा 92 सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 91 और धारा 92 की शक्तियां उनको प्रदान की जाती हैं। धारा 91 92 हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो आप उन धाराओं को देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब चलते हैं कि धारा 94 क्या कहता है। सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 94 क्या कहता है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 94 के अनुसार न्यायालय के कार्य की जो अनुपूरक कार्यवाहियां हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके अनुसार न्यायालय का कार्य जो है वह केवल न्याय देना नहीं होता है, बल्कि यह भी देखना है कि जो कार्यवाही की जा रही है वह विफल तो नहीं हो रही है, वह सही तरीके से हो रही है, सही तरीके से नहीं हो रही है, कैसी कार्यवाहियां हो रही हैं, आदि सभी न्यायालय के कार्य हैं। न्यायालय के अधीन जो भी कोर्ट आते हैं उस पर न्यायालय ध्यान रखता है। न्यायालय उस दशा में जिसमें ऐसा करना निहित होता है, जिसमें प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय के सामने इस बात को दर्शित करने के लिए कि उसको लाए जाने की, उससे अपने उपसंजात होने की जो प्रतिभूति है वह क्यों नहीं ली गई है, ये भी न्यायालय देखता है। अगर इसके लिए वारंट निकाल सकता है, तो यदि वह प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो उसको सिविल कारागार में सुपुर्द भी किया जा सकता है, यानी कि उसको बंदी भी बनाया जा सकता है। ये सब कार्य जो है यह न्यायालय के होते हैं। इसी में धारा 94 में ही ऑर्डर 38 भी आता है। ऑर्डर 38 में यह बताया गया है कि जो निर्णय से पहले जो गिरफ्तारी हुई थी या फिर कुर्की हुई उसके बारे में ऑर्डर 38 में बताया गया है। इसके अनुसार क्या है कि यदि प्रतिवादी को न्यायालय के सामने आने के लिए यदि कोई प्रतिभूति मांगी गई है, प्रतिभूति यानी कि फीस कह दीजिए, रकम कह दीजिए, या फिर उसके बदले में जो पैसा मांगा जाता है उसके बारे वो बोल सकते हैं। अब यहाँ पर धारा 16 के खंड का से लेकर के खंड घ तक जो भी निर्दिष्ट बातें हैं उसमें यह बताया गया है कि किसी भी प्रक्रम में न्यायालय का जो एक शपथ पत्र के द्वारा उसके द्वारा भी समाधान हो जाता है, जो कि क्या होता है, प्रतिवादी को विलंबित करने की अथवा न्यायालय की किसी भी निर्देशन से संबंधित या किसी आदेशिका से बचने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की किसी भी डिक्री के जो उसके विरुद्ध पारित किया जाता है उसको निष्पादन को विलंबित करने के लिए आशय से इसको किया जाता है। इसके पॉइंट्स क्या है? इसमें 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से अगर फरार हो रहा है या फिर उन्हें छोड़ा गया है तो इसमें शामिल होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से अगर फरार होने का आशय रखता है तो वह भी इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरा क्या है? अपनी संपत्ति को या फिर उस संपत्ति के किसी भी भाग को अगर वह व्यनित कर चुका है, पहले से ही बेच चुका है, यूज कर चुका है, या फिर न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं से हट चुका है, तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। प्रतिवादी ऐसे किसी भी परिस्थिति के अधीन भारत छोड़ने वाला है
या फिर भारत छोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिससे यह युक्त अधिसंभाव्य है। यानी कि ऐसा समझ में आ रहा है कि वादी किसी ऐसी डिक्री के जो कि बाद में प्रतिवादी के विरुद्ध पारित किया जाएगा, उसके निष्पादन में उसके द्वारा बाधित या विलंबित होगा या हो सकता है। यानी कि ऐसा कोई भी कारण जिसके कारण ये लग रहा है कि भाई कोर्ट को तो विलंब होगा, ये केस तो हो नहीं पाएगा, केस नहीं चल पाएगा, या कोई सबूत नहीं मिल पाएगा, या वो भाग जाएगा, वो मतलब तो ऐसे किसी भी केस में वहां पर न्यायालय के प्रतिवादी को गिरफ्तार करने के लिए और न्यायालय के समक्ष उसे इसलिए लाए जाने के लिए कि वह यह हेतु दर्शित करे कि वह अपनी उपसंजात के लिए प्रतिभूति क्यों नहीं दे रहा है, या प्रतिभूति नहीं दे रहा है, तो न्यायालय कभी भी उसके खिलाफ वारंट निकाल सकता है। यही ऑर्डर 38 में बताया गया है। परंतु क्या है कि यह प्रतिवादी ऐसी किसी भी रकम को जो वादी के दावे को तुष्ट करने के लिए यानी संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होने के तौर पर अगर संभव है तो उसके बारे में भी बताया गया है। यानी जो अधिकारी वारंट निकाला था इस केस से संबंधित, उसी अधिकारी के द्वारा इसे वारंट के निष्पादन या निरस्त भी किया जाएगा। यह भी ऑर्डर 38 में बताया गया है। इसके अलावा क्या बताया गया है, इस धारा के अनुसार न्यायालय का जो मुख्य कार्य है वह तो न्याय प्रदान करना है, तथा न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सभी पक्षकार के उनके अधिकारों का प्रवर्तन कराना है। यानी कि जो आपके अधिकार है आप उसको फॉलो कीजिए, जिसके लिए वे अधिकृत किए गए हैं। आपको जिस चीज के लिए अधिकृत किया गया है आप वो कार्य कीजिए। न्यायालय उक्त कार्य अज्ञाप्ति, निर्णय और आदेश के माध्यम से उसको पूरा करता है। भाई न्यायालय क्या करता है, आपको निर्णय देता है, आदेश देता है, या फिर आपको जो कार्य मिला है आप उसको कीजिए, ठीक है, ऑर्डर देता है, ठीक है। तो ये सब न्यायालय के कार्य में शामिल होता है। यानी कि मुख्य कार्य तो क्या है, न्याय प्रदान करना है, लेकिन इसके अलावा भी न्यायालय के कई कार्य हैं और न्यायालय उसको ध्यान देता है। यही ऑर्डर 38 में बताया गया है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 32, धारा धारा 93 और धारा 94 आपको इस वीडियो में बताया है। इससे आगे की वीडियो आप लगातार देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।